गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं साइंस का टॉपिक वो है फिजिक्स का पार्ट जो कि साउंड टॉपिक कहलाता है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके आगे के क्लासेस में भी कंटिन्यू रहेगा। ये स्टार्टिंग है आपकी 8th में, क्योंकि यही साउंड चैप्टर आपके 9th 10th और 11th 12th में भी मिलेगा। लेकिन बस फ़र्क यह हो जाता है कि इन उस क्लासेस में कुछ डीपली चीज़ें आ जाती हैं और वहाँ पर आप जो है चीज़ों को और डीपली समझने लगते हैं। यहाँ पर क्या है, अभी आपको बेसिक समझना है खाली, बहुत ज़्यादा जो है आपको एक तरह से ये कहा जाए कि बहुत डीप नॉलेज नहीं लेना है। तो साउंड क्या है, क्योंकि साउंड एक वेव होता है। साउंड चैप्टर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, साउंड एक वेव होता है और वेव कैसे बनती है, कितने तरह की वेव्स होती है, यही सब बहुत डीप स्टडी हो जाती है जो आगे के हम लोग जो है पार्ट में पढ़ते हैं, या क्लासेस जो आपके 9th 10th 11th 12th आएंगे तो उसमें आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे जहां पर आप वेव्स के जो है वेव्स की हेल्प से आप साउंड पढ़ेंगे। अभी क्या है, अभी सिर्फ आपको साउंड को सिर्फ समझना है। आपका जो चैप्टर है हम वेव्स के हेल्प से नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन 9th 10th 11th 12th में जब आप आएंगे तो विद द हेल्प ऑफ वेव हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। चैप्टर सेम रहेगा लेकिन अंदर का कंटेंट बदल जाता है। जैसे कोई भी चीज अगर हम पढ़ाते हैं, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको हम सिर्फ ओरली ऐसे बता देंगे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, लेकिन जब आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है कि वहां पे फ्रीक्वेंसी को आपको बोर्ड पर बना करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं या किस तरह से डिफाइंड होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये जो है आपके एक तरह से कुछ चीजें हैं जो कि जब तक हम लोग उसको समझेंगे नहीं तब तक जो है आपके एक तरह से वो चीजें लर्न भी नहीं होती। तो हो सकता है कि अभी आपके चैप्टर में नहीं, लेकिन कुछ जगह पे हमें वेव्स की हेल्प लेनी पड़ेगी जो आगे के चैप्टर्स में आपके चैप्टर में मिलेगा नहीं। लेकिन जब तक हम उसको बताएंगे नहीं तब तक जो है सिर्फ रटने वाली बात रह जाएगी। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसको कोई भी चीज रटी नहीं जाती, समझी जाती है हमेशा। तो इसलिए जो चैप्टर है साउंड बहुत इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग जो कंसिडर करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा जो है आपके पूछे भी जाते हैं और आगे कंपटीशन में भी इसका यूज़ जो है आपके बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो शुरुआत है वो आज हम लोग साउंड चैप्टर की कर रहे हैं। अब देखिए साउंड चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं या किस तरह से हम लोग जो है देखते हैं। तो साउंड एक तरह से जो जैसे हम बोल रहे हैं ये भी साउंड है, और साउंड किसी भी तरह की हो सकती है। वो आपके एक ह्यूमन बींग्स के द्वारा निकाली गई हो, एनिमल्स के द्वारा निकाली गई हो, या कि किसी इंस्ट्रूमेंट से निकली हो, या किसी ऑब्जेक्ट से निकली हो, तो वो कहीं से भी जो है आपके निकल सकती है साउंड। तो साउंड है क्या, नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कि जो आवाज है उसी को हम लोग साउंड बोल रहे हैं, लेकिन ये आवाज कैसे हो रही है, कैसे निकल रही है, तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कि हमारे वोकल कॉर्ड कैसे वर्क करते हैं या किस तरह से वर्किंग इसकी होती है। तो साउंड चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। एक्चुअल में जो साउंड है वो कैसे क्रिएट होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज जो वाइब्रेट करती है। तो कहीं पर भी किसी भी जो है पार्ट का अगर वाइब्रेशन होता है तो उसी से साउंड क्रिएट होती है। वो कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कोई भी चीज है जब साउंड तभी क्रिएट होगी जब जो है वाइब्रेशन होगा। विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो इसलिए किसी भी साउंड के प्रोड्यूस होने में आपके वाइब्रेशन जरूरी है, एसेंशियल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखना है आपको कि अगर कोई साउंड क्रिएट हो रही है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि वाइब्रेशन कहां हो रहा है। तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप ढोलक या तबला बजाते हैं, तो ढोलक या तबले को जब आप पीटते हैं तो आप देखते हैं ऊपर की झिल्ली जो होती है वो वाइब्रेट करती है, तभी उससे आवाज निकलती है। इसी तरह से आप जब बोल रहे हैं, आप यहाँ पे हाथ रख करके देखिए तो देखिए आपका गले में जो ये वोकल कॉर्ड है ये देखिए भरभरा रही होगी, हाथ से पकड़ कर देखिए, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन होने से ही आवाज निकल पा रही है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब जो है आपके एक तरह से वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट करती हैं, होती है, साउंड फॉर्म होती है, और यही साउंड हमें सुनाई पड़ती है। तो ये जो साउंड का फॉर्मेशन है या साउंड कैसे जो है क्रिएट हो रही है इस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग लेकर के कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से आपके जो है वो निकलती है साउंड। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स को क्लियर कर लें। देखिए टर्म्स क्या है,
बहुत शॉर्ट में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि आपके यहाँ टर्म्स बहुत है नहीं, तो उसको हम बहुत शॉर्ट में आपके डिफाइन करेंगे। जैसे टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो पहली चीज जो है वो आपके है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज जब टू एंड फ्रो मोशन करती है, टू एंड फ्रो मतलब एक बार दाहिनी जाए, एक तरफ बाईं जाए, फिर वापस आ जाए, इसको हम लोग कहते हैं एक ऑक्सिलेशन हो गया। या यहां से अगर हमने शुरू किया, यहां से इधर गए, इधर के बाद फिर वापस आ गई, इसको एक ऑक्सिलेशन कहते हैं। तो एक तरह से वाइब्रेशन ही हुआ, क्योंकि कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो ऐसे होती है, हिलती है, तो वो भी क्या है? ऑक्सिलेशन है। तो ऑक्सिलेशन मतलब हिलना। तो एक पूरा मूवमेंट को ऑक्सिलेशन कहते हैं, कि जहां से बॉडी चली वहीं पे वापस, तो इसको हम लोग कहेंगे एक ऑक्सिलेशन हो गया। या हमने सेंटर पे रखा, इधर गई, वापस आ गई अपनी जगह, तो इसको कहेंगे एक ऑक्सिलेशन। तो एक ऑक्सिलेशन चाहे आप यहां से इस बॉडी को ऐसे करके ऐसे यहां पे वापस ले लीजिए, एक ऑक्सिलेशन कहलाएगा। या सेंटर से आप पहले राइट ले गए, फिर लेफ्ट ले गए, फिर उसके बाद वापस ले आए, तो भी जो है हम क्या कहेंगे? एक ऑक्सिलेशन पूरा हुआ। तो ऑक्सिलेशन क्या है? एक तरह से मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेंडुलम है, कोई भी चीज, कोई लोहे की, मान लीजिए कि आपके बॉल है, इसको हमने किसी स्ट्रिंग से, धागे से लटका दिया, और लटका करके हमने इसको जो है यहाँ पे ला करके इधर पकड़ करके और छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ये देखेंगे कि ऐसे ऐसे मूव करेगा, इस तरह से ये धागा ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये जो मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट ऑक्सिलेशन कहलाता है। तो यहां से अगर हमने छोड़ा तो यहां से यहां गया, यहां से फिर वापस आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वन ऑक्सिलेशन, वन वाइब्रेशन। तो एक ऑक्सिलेशन क्या हुआ? एक तरह से एक वाइब्रेशन हुआ। तो अब ये टर्म आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सिलेशन क्या है? ये एक तरह से वाइब्रेशन है, या एक पूरा मूवमेंट, एक पूरा मोशन जो आपके किसी बॉडी के जो है आपके किसी बॉडी से के साथ होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक ऑक्सिलेशन। अब नेक्स्ट टर्म है, देखिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब वन टाइम, वन टाइम के मतलब एक सेकंड ले लें, एक मिनट ले लें, एक घंटा ले लें, उसको एक को यूनिट कहते हैं। यूनिट टाइम में जो वाइब्रेशंस होते हैं, ऑक्सिलेशंस होते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एक सेकंड में अगर मान लीजिए पर सेकंड ये 10 बार हिल रहा है एक सेकंड में, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो गई। तो जो फ्रीक्वेंसी नापी जाती है वो हर्ट्ज में, HZ से जो है रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, जबकि लिखा जाता है HERTZ। तो हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज एक यूनिट होता है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं किसको? फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? सिंपल सी चीज याद रखिए, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, जितने भी ऑक्सिलेशन होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हर्ट्ज क्या है? यूनिट है जिसमें हम लोग इसको जो है आपके एक तरह से मेजर करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट है वो किस यूनिट में होता है? हर्ट्ज यूनिट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहां पर ड्रम बजाया, जब ड्रम बजाया तो ड्रम हम लोग पीटते रहते हैं, तो एक बार ड्रम बजाया, एक सेकंड में मान लीजिए कि जो ड्रम की जो झिल्ली है ये मान लीजिए कि 5 बार ऑक्सिलेट करी, तो इसका मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 हर्ट्ज। 5 बार अगर ऑक्सिलेशन हुआ, 5 बार वाइब्रेशन हो रहा है, 5 बार ऑक्सिलेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 5 हर्ट्ज। 10 बार ऑक्सिलेशन हो गया एक सेकंड में, तो हम कहेंगे 10 हर्ट्ज हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हैं? ऑक्सिलेशन मतलब एक मूवमेंट, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने मूवमेंट हुए, नंबर ऑफ मूवमेंट या फिर नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड। तो वो उस साउंड की वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और हर्ट्ज जो है वो एक तरह से यूनिट है कि किस तरह से जो है हम लोग किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। तो मेजर करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज जो है आपके यूनिट में रखा जाता है, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HZ, दैट इज हर्ट्ज पढ़ा जाता है। तो ये जो है आपके यूनिट हो जाती है हर्ट्ज की। नेक्स्ट टर्म है, देखिए, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड डिफाइन करता है लाउडनेस को। जैसे हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, और जोर से बोलने लगे, और जोर से बोलने लगे, चिल्लाने लगे एकदम, तो हम देखिए अपनी आवाज को बढ़ाते जा रहे हैं ना,
लाउडनेस क्रिएट करते जा रहे हैं। तो लाउडनेस कैसे क्रिएट हो रही? एम्पलीट्यूड के बढ़ने से, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वही जो है आपके एक तरह से लाउडनेस को बढ़ाता है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है यही जो है लाउडनेस के प्रोपोर्शनल होता है। इसके मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड को अगर हम 2 गुना कर देंगे, अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना हुआ तो 2 का स्क्वायर के मतलब क्या हुआ? दैट इज 4। तो लाउडनेस जो बढ़ जाएगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड हमने 3 गुना कर दिया तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9। इसके मतलब कि जो लाउडनेस है वो 9 गुना हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड है क्या, पहले इसको समझ लें। तो हमने जैसे अभी आपको बताया कि जो आपके एक तरह से साउंड होता है वो कैसे क्रिएट होता है? ये साउंड जो है आपके वेव्स के फॉर्म में होता है, ये वेव्स होती है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन मतलब वेव यहां से चली, यहां पे आई, एक ऑक्सीलेशन हो गया, इसको एक ऑक्सीलेशन या एक वाइब्रेशन। फिर दूसरा ऑक्सीलेशन हो गया, तीसरा ऑक्सीलेशन हो गया। अब यहां तक मान लीजिए कि 1 सेकंड हुआ। 1 सेकंड में इसने कितनी बार ऑक्सीलेट किया? 1 2 3। तो 1 सेकंड में 3 बार ऑक्सीलेशन हो रहा है, या 3 बार जो है आपके एक तरह से ये ऑक्सीलेट कर रही, वाइब्रेट कर रही। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हर्ट्ज। तो 3 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। हर्ट्ज क्या हो गया? इसकी यूनिट हो गई जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को मेजर किया। अब देखिए ये क्या है? ये वेव्स है, अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। और ये एम्पलीट्यूड होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एक्चुअल में क्या है? ये पार्टिकल्स हैं, साउंड के पार्टिकल्स। तो जब साउंड क्रिएट होती है तो ये पार्टिकल यहां भाग गया, ये यहां चला आया, ये यहां चला आया, ये यहां चला आया, ये यहां चला आया। जिसके मतलब यहां जो पार्टिकल्स थे वो अब यहां आ गए, यहां जो पार्टिकल्स थे वो अब यहां आ गए। तो यहां वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर चला गया। जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके मतलब जो पार्टिकल्स हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स सब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा। तो यहां पर जो पार्टिकल था वो यहां तक वाइब्रेट किया, यहां वाला जो था वो यहां तक वाइब्रेट किया। अब देखिए यहां पे अगर हम 3 पार्टिकल ले लें तो यहां वाला यहां तक गया, यहां वाला यहां तक गया, यहां वाला यहां तक गया। तो सबसे ज्यादा दूर कौन गया? ये गया। इसके मतलब हमने कहा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। और जितना ज्यादा साउंड होगी उतना ज्यादा दूर भागेगा, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। इसीलिए कहा जाता है एम्पलीट्यूड के बढ़ने से क्या होगा? आपके लाउडनेस बढ़ती है। तो किसी भी जो है साउंड जो है लाउड होने के लिए क्या होता है? एम्पलीट्यूड दूर होता चला जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा जोर से बोलेंगे उतना ज्यादा पार्टिकल्स दूर भागेंगे जो आपके वाइब्रेशन में है। तो वाइब्रेशन के पार्टिकल्स दूर जाते हैं, इसीलिए एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो एम्पलीट्यूड का बढ़ना क्या होता है? लाउडनेस क्रिएट होते हैं। इसका मतलब साउंड लाउड होती है। तो यही एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसका मतलब जो भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। अब देखिए नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे हमने कहा, अभी एक एग्जांपल लिया था हमने पेंडुलम का। जैसे आपने देखा होगा घड़ी लगी होती है, घड़ी होती है क्लॉक। अब उसके अंदर पेंडुलम ऐसे नीचे घूमता रहता है। तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड के मतलब क्या होता है? एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम ले रहा है। अभी क्या था? 1 सेकंड में जितना ऑक्सीलेशन कर रहा था उसको क्या कह रहे थे? फ्रीक्वेंसी। अब हम कह रहे हैं कि एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम ले रहा है। तो क्या होगा? वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। इसका मतलब कि अगर जो आपके एक तरह से पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, इधर से इधर आता है, इधर से इधर। तो यहां से यहां गया और वापस आया, जितना इसने टाइम लिया दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? द टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो एक ऑक्सीलेशन में लगा हुआ टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। जैसे घड़ियों में लगा होता है, पेंडुलम नीचे घूमता होता है, तो आप देखते हैं जो घूमता है तो वो क्या है? उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 सेकंड। इसका मतलब यहां से यहां गया, यहां वापस आया, 1 सेकंड हो गया, तो वो सेकंड को दिखाता है।
इसीलिए आप देखिए जो घड़ियां होती हैं उसके अंदर सेकंड की सुई नहीं होती, जिसके अंदर पेंडुलम होता है उसमें सेकंड की सुई नहीं दी जाती। बाकी और घड़ियों में आप देखेंगे मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है। लेकिन जिसमें पेंडुलम मूव करता रहता है उसमें आप देखेंगे सेकंड की सुई नहीं होती, दो ही सुई होती है, एक मिनट वाली एक घंटे वाली। क्यों? क्योंकि सेकंड की सुई पेंडुलम दिखा रहा है, एक बार गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस तरह से जितनी बार वो ऑक्सीलेट करेगा वो सेकंड में बता रहा है। तो क्योंकि इस पेंडुलम एक बार में जा रहा है, 1 सेकंड में एक बार ऑक्सीलेशन कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इस पेंडुलम का ऑक्सीलेशन का टाइम क्या है? 1 सेकंड। इसलिए उसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 1 सेकंड। अगर 2 सेकंड लेगा एक ऑक्सीलेशन करने में तो हम कहेंगे उसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड। अगर एक ऑक्सीलेशन करने में 5 सेकंड ले रहा है तो हम कहेंगे उसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 5 सेकंड। तो टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम पीरियड डिफाइंड होता है द टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन या वन वाइब्रेशन, वही क्या कहलाता है? आपके टाइम पीरियड। नेक्स्ट देखिए पिच और श्रिलनेस। पिच और श्रिलनेस का मतलब क्या होता है? जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें कि पिच और श्रिलनेस कैसे होता है, देखिए एक चीज तो अभी हमने आपको बताया एम्पलीट्यूड। देखिए हम डायग्राम बना करके आपको दिखाते हैं, ज्यादा आपको क्लियर होगा। मान लीजिए यहां तक 1 सेकेंड है, हमने दूसरा वेव बनाया, ये भी 1 सेकंड में यहां पहुंच गई। तो 2 वेव्स हैं, ये 1 सेकंड में ये ब्लैक वाली भी पहुंच रही, रेड वाली भी यहां तक पहुंच रही। अब देखिए जो रेड है वाली है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? इतना है। और जो ब्लैक वाली है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? ये इतना है। तो इसके मतलब हम कहेंगे कि रेड वाले के कंपैरिजन में ब्लैक वाले का एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। इसके मतलब लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी? लाउडनेस ब्लैक वाले की ज्यादा होगी। तो ब्लैक वाली साउंड लाउड है और जबकि ये क्या है? ये स्लो है। इसके मतलब कि जो साउंड होगी वो लो जो है आपके होगी रेड वाली और हाई होगी आपके एक तरह से ये। तो एम्पलीट्यूड क्या डिफाइन करता है? एम्पलीट्यूड डिफाइन करता है लाउडनेस को। और फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइन करती है? जैसे ब्लैक वाली 1 2 3 4, 1 सेकंड में यहां पर रेड वाली भी पहुंच रही है और ब्लैक वाली भी पहुंच रही है। तो 1 सेकंड में इसने 4 बार ऑक्सीलेशन किया, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 4 हर्ट्ज। और 1 सेकंड में इसने रेड वाली ने कितनी बार किया? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 7 हर्ट्ज। तो आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड में ब्लैक वाली ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी में कौन ज्यादा है? रेड वाली। रेड की फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इस पर डिपेंड करती है पिच और श्रिलनेस, और जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करती है लाउडनेस। तो लाउडनेस का मतलब होता है लो वॉइस हाई वॉइस। तो लो वॉइस हाई वॉइस किससे डिपेंड करता है? जैसे लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो अभी हमने आपको बताया था। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये जो है आपके लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड पर। लाउडनेस का मतलब होता है कितनी तेज आवाज निकल रही है, लो या हाई। और एक होता है लो या हाई पिच। अगर हम कहें पिच या श्रिलनेस जिसको कहते हैं, पिच या श्रिलनेस, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी पिच ज्यादा होती है। तो पिच ज्यादा होने का मतलब मोर फ्रीक्वेंसी, पिच कम होने का मतलब लेस फ्रीक्वेंसी। जैसे एक बारीक और एक भारी आवाज, जैसे आप देखते हैं बारीक आवाज और भारी आवाज। जैसे एक औरत अगर बोलती है तो उसकी आवाज महीन होती है, एक मर्द अगर बोलता है उसकी आवाज भारी होती है। तो औरत की आवाज क्या होती है? ज्यादा श्रिलनेस वाली होती है, हाई पिच पर होती है। औरत अगर एक जगह बोल रही है, आदमी भी वहीं पर बोल रहा है, दोनों की लाउडनेस एक ही है, लेकिन औरत की आवाज दूर तक सुनाई पड़ेगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो औरत अगर बोल रही है तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ेगी, आदमी की आवाज दूर तक नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो पिच पर
जैसे हम लोग कहते हैं कि हाई पिच पर कोई बोल रहा है, तो हाई पिच पर बोलने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज बोल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी अगर उसकी ज्यादा है तो वो दूर तक आवाज जाती है। तो पिच या श्रिलनेस क्या होती है? पिच या श्रिलनेस होती है फ्रीक्वेंसी से मेजर किया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी जो है आपके एक तरह से श्रिलनेस या पिच ज्यादा। जैसे औरतों की पिच ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो है मेन, और मेन की जो है आपके फ्रीक्वेंसी या आपकी पिच या श्रिलनेस क्या होती है? कम होती है वुमेन से। इसलिए औरत की आवाज ज्यादा दूर तक सुनाई पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, और जबकि मर्द की आवाज कम दूर तक जो है आपकी सुनाई पड़ेगी। अगर दोनों लोग एक कमरे में बात कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर के कोई सुन रहा है, तो औरत की आवाज ज्यादा क्लियर उसको सुनाई पड़ेगी इन कंपैरिजन टू मेन, क्योंकि उसकी आवाज क्या होती है? भारी होती है, बास वाली होती है। लाउडनेस उल्टा है, लाउडनेस में आदमी लाउड हो सकता है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वो ज्यादा ऊंचा आवाज निकाल सकता है, लेकिन जो आपके एक तरह से जो आवाज का तीखापन है, जो बारीक आवाज होती है, तीखापन जो होता है, वही श्रिलनेस कहलाती है। वही जो पिच होती है, पिच औरत की आवाज की ज्यादा होती है। तो पिच किस पे डिपेंड करती है? श्रिलनेस किस पे डिपेंड? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी श्रिलनेस ज्यादा, उसकी पिच ज्यादा, और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो क्या हो जाएगी? उसकी लाउडनेस ज्यादा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपके श्रिलनेस या लाउडनेस है, तो इसको कैसे मेजर करते हैं? तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। डेसिबल, तो डेसिबल में करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे आदमी बगल में खड़ा हो जाए तो आप देखते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हल्की हल्की आवाज आती है, ये वाली। तो जो सांस लेने की आवाज है वो बहुत हल्की आपको सुनाई पड़ेगी। क्यों? 10 डेसिबल पर होती है वो। फिर अगर मान लीजिए सॉफ्ट विस्पर करा, जैसे हम लोग खुसर फुसर करते हैं, खुसर फुसर वाली आवाज जो हम लोग निकालते हैं, वो क्या होती है? वो 30 डेसिबल पर होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है? 60 डेसिबल पर होती है। इसी तरह से जैसे ट्रैफिक में आप जाते हैं, ट्रैफिक की आवाज जो है वो 70 डेसिबल में हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। और किसी फैक्ट्री में क्योंकि मशीन चलती है, मशीनों की आवाज होती है, तो इसलिए किसी फैक्ट्री में चले जाएंगे तो वहां पर क्या होगी? लगभग 80 डेसिबल जो है आपके जो है इसकी आप ये कह सकते हैं लाउडनेस होती है। तो लाउडनेस जो मेजर की जाती है वो किसमें की जाती है? डेसिबल में। तो डेसिबल यूनिट होती है जिसमें हम लोग लाउडनेस को कंपेयर करते हैं। तो लाउडनेस आप देख रहे हैं कि जैसे पूछा जाए कि कैसे लाउडनेस जो है हम लोग मेजर करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। तो 10 डेसिबल क्या होती है? सोने की आवाज। तो ये जैसे सांस लेने की आवाज, उतनी ही आवाज। हल्के हल्के अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 30 जो है डेसिबल पर होती है। नॉर्मल बात करते हैं तो 60 डेसिबल पर होती है। कहीं ट्रैफिक में जाते हैं, गाड़ियों की आवाज जो होती है, हॉर्न बज रहा है, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वो क्या है? 70 डेसिबल पर होती है। और अगर हम लोग आगे पीछे जाते हैं, जैसे मान ली फैक्ट्री में गए या फिर कोई ऐसी जगह गए जहां पे हैवी मशीन चल रही हैं, जहां पे तरह तरह की आवाजें निकल रही हैं, तो वो जो आवाजें होती हैं वो 80 डेसिबल तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो है आपके डेसिबल्स होता है, जो कि एक तरह से वॉइस जो है आपकी लाउडनेस को जो है बताता है। अब देखिए जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये दो आपके ये दिए गए हैं, ड्रम है, ड्रम बजाया जा रहा है और विसल बजाई जा रही है। ड्रम और विसल में अगर आप देखेंगे तो ड्रम जो है वो उसकी आवाज भारी होती है, ढम 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 ऐसे बजता है, और जो एक तरह से विसल होती है उसकी आवाज बहुत बारीक निकलती है। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसकी जो आपके आवाज निकल रही है, इसकी पिच क्या होगी? ड्रम की कम होगी। क्यों? क्योंकि भारी है। जैसे आदमियों की आवाज क्या है? आपके एक तरह से पिच उसकी कम होती है, तो ड्रम की पिच क्या है? कम है इन कंपैरिजन टू जो है विसल, जो आपके एक तरह से विसल किया जा रहा है या सीटी बजाई जा रही है, तो सीटी की जो आवाज है वो एक तरह से क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहां पर ये देखिए, ये जो दिखा रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी, तो अभी हमने जैसे दिखाया तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है आपके ज्यादा है उतने ही टाइम में, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली क्या है? ड्रम की कम है। तो इसकी पिच क्या होगी? कम होगी, भारी वॉइस है। इसकी पिच क्या है? बारीक आवाज है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे हैं, जितने गाने वाले बच्चे होते हैं, जो मतलब जो सिंगर्स होते हैं,
जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी बहुत बारीक आवाज होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे देखिए उनकी आवाज चेंज होती जाती है, भारीपन आता जाता है। तो बच्चों से ज्यादा जो है आपके एक तरह से भारीपन जो होता है, पिच, वो जो है आपके बच्चों में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो है आपके एल्डर्स। तो बड़े जो होते हैं उनकी आवाज में जो है पिच होती है वो आपके एक तरह से दबती जाती है। तो ये रीजन क्या है? फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये आपके इसमें चेंज करती है। तो दोनों ही आपके एक तरह से इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आपकी ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, पिच और जो है श्रिलनेस। तो पिच इसकी क्या होगी? क्योंकि भारी आवाज होती है तो इसलिए इसकी पिच क्या है? फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच। कम फ्रीक्वेंसी कम पिच, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच। तो ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी है इसलिए ड्रम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, और जो विसल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हम लोगों ने कहा जैसे मान लीजिए कि जो साउंड क्रिएट होती है वो क्या है? ड्यू टू वाइब्रेशन। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं उन सब में वाइब्रेशन है, तभी तो वो साउंड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देखेंगे, जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम में आप देखते हैं कि जब आप एयर पंप करते हैं पीछे से, तब इसको जो है मूव कराया जाता है, तो इसके अंदर होती है एयर और अंदर एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम के मतलब होता है जैसे झिल्ली की तरह। तो जब हम एयर प्रेस करते हैं तो वो डायफ्राम फैलता और कम होता है, और उसी वजह से आपके हारमोनियम जो आप बजा रहे हैं अंदर की तरफ वो साउंड क्रिएट करता है। तबला है, तबले की जो झिल्ली होती है उसको जब आप पीटते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने से क्या हो रहा है? साउंड क्रिएट हो रही है। स्ट्रिंग है, सितार की बात करें, सितार है, गिटार है जिसमें स्ट्रिंग होती है, एक तारा है। तो जितने भी आपके सितार है, गिटार है, एक तारा होता है, उसमें क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को आप क्या करते हैं? वाइब्रेट कराते हैं। तो जैसे ही आपने स्ट्रिंग को छेड़ा या जैसे ही आपने तार को छेड़ा, आप देखते हैं आवाज निकलने लगती है सितार से, गिटार से, एक तारा से। तो ये जो आपके एक तरह से साउंड क्रिएट होती है वो इस तरह से। फिर जैसे फ्लूट है, बांसुरी, बांसुरी में क्या है? बांसुरी में होल है। तो वो होल क्या करता है? जब आप ब्लो करते हैं उसको तो उन होल से बाहर की तरफ आवाज निकलती है। तो जो बाहर की तरफ आवाज निकलती है या जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उन छेदों से निकलते हुए वाइब्रेट करते हुए निकलते हैं, और वाइब्रेट करते हुए निकलते हैं जिसकी वजह से आप जैसा भी ब्लो करेंगे उस तरह से फ्लूट से आवाज निकलती है। तो देखिए हर जगह वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन की वजह से ही आवाज क्रिएट होती है। तो ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं वाइब्रेशन चाहिए, कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए, कोई ना कोई चीज को हिलना जरूर चाहिए, तभी आपके साउंड क्रिएट होगी, और नहीं तो साउंड क्रिएट नहीं होगी। तो किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग देखें तो वो आपके साउंड क्रिएट करता है। अब साउंड क्रिएट होने के जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे देखते हैं आगे। जैसे घर में जो परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पैन होता है घर में, उसको उल्टा लटका दीजिए और किसी भी चीज को लेकर के उसमें बजाना शुरू कर दीजिए। जब आप उसको मारेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर से आवाज निकलने लगी। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि जब आप मारेंगे और उसको टच करेंगे पैन को, तो आप देखेंगे पैन हल्का सा वाइब्रेशन में रहेगा। लेकिन अब जो वाइब्रेशन कर रहा है पैन, उसको अगर आपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप देखेंगे साउंड नहीं क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि आपके पकड़ने से वाइब्रेशन नहीं कर पा रहा है वो। आप छोड़ देंगे और फिर मारेंगे तो फिर देखिए आवाज निकलने लगेगी। लेकिन आप पकड़ लेंगे तो आप मारेंगे तो कम आवाज निकलेगी, थोड़ी ही आवाज निकलेगी। और नहीं तो अगर आप इसको छोड़ करके ये वाला पोर्शन सिर्फ आपने लटका दिया है और पीटेंगे तो आप देखेंगे तेज आवाज निकलेगी। और जैसे ही आप इसको पकड़ करके और इसको बजाना शुरू करेंगे, मतलब मेटल को आपने हाथ से पकड़ लिया, तो वाइब्रेशन कम हो गया। और वो सारा वाइब्रेशन कम हो जाने की वजह से आप देखेंगे साउंड कम क्रिएट होने लगा। तो साउंड जो है अपने आप दब जाता है। उसी तरह से आप इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाते हैं? इंस्ट्रूमेंट घर बना सकते हैं। जैसे मान ली कोई लकड़ी ले लिया या पेंसिल बॉक्स ले लिया, पेंसिल बॉक्स में एक रबर बैंड लगा दिया, रबर बैंड लगा दिया, दो पेंसिल इधर खोस दिया, बीच में जो रबर बैंड होगा अब उस रबर बैंड को प्लग करिए। जब हम ऊपर से खींचेंगे तो आप देखेंगे आवाज निकलती है। तो इस तरह की आवाज जो है क्रिएट होती है जैसे जैसे हम लोग जो है आपके रबर बैंड को क्लिक करते हैं। तो रबर बैंड के वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होगी। तो जैसे ही आप रबर बैंड को क्लिक करेंगे आप देखेंगे वाइब्रेट होने लगेगा।
या जैसे लोग पहले ब्लेड, अब तो वो ब्लेड नहीं आते, जैसे आप देखते हैं ब्लेड को पकड़िए एक एंड से और दूसरे एंड को ऐसे प्लग करिए तो आप देखते हैं तो आवाज आती है, क्रिएट होती है, वाइब्रेशन होता है। तो उसी तरह से रबर बैंड में भी, रबर बैंड को जब आप प्लग करेंगे ऊपर करके छोड़ देंगे तो आप देखेंगे हिलेगा वो, और उसी वाइब्रेशन की वजह से उसकी आवाज क्रिएट होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके मक्खी हैं, मच्छर हैं, जब आपके कान पे आते हैं और भिन भिन की आवाज आने लगती है, तो भिनभिनाने की आवाज क्यों आती है? उनके पर वाइब्रेट करते हैं। तो जिस पर से वाइब्रेशन होता है या जो उनके पर वाइब्रेट कर रहे हैं उससे साउंड क्रिएट होता है। इसलिए कभी मक्खी आ जाती है तो भिनभिनाने की आवाज आपके कान में पड़ती है, या कोई मच्छर आ जाता है या फिर कोई भी जो है पतंगा आ जाता है तो आप देखते हैं कि उसके जो है एक तरह से वाइब्रेशन की आवाज जो है आपको सुनाई पड़ने लगती है। तो ये वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, या ये जो है आपके साउंड कैसे क्रिएट हो रही है? उसके वाइब्रेशन से, उसके पर के वाइब्रेशन से। फिर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई तसला ले लीजिए, इस तसले में पानी भर दीजिए। अब पानी भर के आपने एक स्पून लिया और कॉर्नर पे आपने मारना शुरू कर दिया, आप देखेंगे क्रिएट होगी। पहले थोड़ा पानी भरिए और उसको जो है मारा तो आप देखेंगे एक साउंड क्रिएट हो रही है। आपने थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया, फिर मारा, फिर देखेंगे आप साउंड अलग हो गई वाइब्रेशन क्योंकि चेंज हो जाएगा, ज्यादा पानी होने से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। फिर इसके बाद और पानी मिला दिया, फिर जो है आपने मारा तो आप देखेंगे जैसे जैसे पानी आप डालते जाएंगे और स्पून से आप प्लग करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आवाज बदलती जा रही है। पहले आवाज कुछ थी, अब कुछ और होने लगी। तो पानी कम और ज्यादा करने से आपकी वाइब्रेशन हो रहा है। और ये वाइब्रेशन आप देख सकते हैं, जब आप मारेंगे, इसको प्लग करेंगे या इसको जो है आपके पीटेंगे स्पून से तो आप देखेंगे जो पानी है वो वाइब्रेट कर रहा होगा। पानी ऊपर से देखने पे आपको वाइब्रेशन दिखाई पड़ेगा पानी में, तो वो वाइब्रेशन आपके शो हो रहा है। तो इस तरह की वाइब्रेशन की वजह से आपके साउंड आपके क्रिएट हो रहा है। फिर नॉर्मली जैसे एक तारा है, एक तारा जो होता है ये आप खुद बना सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा ये एक स्ट्रिंग होती है, ये खुद से बना सकते हैं लकड़ी का बना करके। अब बीच में जो है आपके एक तरह से कोई भी एक बोल ले लीजिए, एक कटोरा ले लीजिए, या फिर नॉर्मली आदमी जैसे ये नारियल होता है, आधा नारियल ले लेता है, उसके ऊपर झिल्ली लगा देता है, यहाँ झिल्ली लगा दिया और एक स्ट्रिंग बांध दिया इस कोने और इस कोने पे, और एक दूसरी स्ट्रिंग ले लिया, उससे रगड़ा। जब रगड़ने लगती तो आवाज आने लगती। तो अक्सर आप देखते होंगे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेकर के अक्सर फकीर भी एक तारा बजाते हैं। तो फकीर लोग मांगते हैं उस एक तारा बजा करके, तो अक्सर आपने देखा होगा। तो छोटा सा होता है इंस्ट्रूमेंट इतना बड़ा, जो कि हाथ से बनाया जाता है, जो खुद से आप बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग के मूवमेंट से जैसे ही आप एक तार को दूसरे तार पर जो है आपके रगड़ेंगे तो आप देखेंगे तार में वाइब्रेशन होने लगेगा, और जैसे ही तार में वाइब्रेशन हुआ आपस में रगड़ने से, वैसे ही क्या होगा, आवाज निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है आपके साउंड क्रिएट होने लगती है। तो इसको, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? एक तारा कहते हैं। तो एक तारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग जो है देखते हैं कि आपके साउंड क्रिएट होती है। नेक्स्ट है देखिए जैसे मंजीरा जो बजाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे जो है बैंड बाजे वाले भी बजाते हैं, या फिर अक्सर जैसे मंदिरों में बजाया जाता है मंजीरा, जो है आपके भजन अजन करने में मंजीरा बजाया जाता है। तो ये मंजीरा क्या होता है कि एक प्लेट की तरह होता है, प्लेटों को मारा जाता है, जिसमें ये प्लेट क्या होती है, ढीली होती है, इससे टाइट नहीं रहती, तो इसलिए वो हिलती है, तो अपने आप वो वाइब्रेशन करती है। तो जब आप टकराएंगे तो अपने आप ये दोनों वाइब्रेट करेगी, और उस वाइब्रेशन की वजह से आपके ये होता है। या आपने देखा होगा कि अक्सर लोग क्या बजाते हैं, आपके मटका बजाते हैं। तो मटका ले लिया और उस पर हाथ जो है आपके मारते रहते हैं। तो हाथ जब मारेंगे तो मटका जो होता है वो वाइब्रेट करता है, मटके के अंदर जो आपकी हवा होगी वो वाइब्रेट करेगी, और जिसकी वजह से आपके आवाज निकलती है। तो ये जो है मटका बजाते हैं, तो मटका जो है ये भी आवाज क्रिएट करता है। या एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जल तरंग मतलब जल के अंदर वेव्स का उठना। तरंग के मतलब क्या होता है, वेव्स। तो आप देखते हैं कि जब हमने अभी एग्जाम्पल अभी लिया था, जैसे इसका एग्जाम्पल लिया था, ये पानी भर करके आपने जैसे ही इसको जो है आपने पीटा, आपने देखा कि पानी हिलने लगा, पानी में वाइब्रेशन हुआ। तो पानी के अंदर जो वेव्स क्रिएट हो रही है उसी को कह रहे हैं जल तरंग। तो ये जल तरंग होती है जो कि आपकी इस तरह से क्रिएट होती है। तो अब अगर हम जल तरंग की बात करें तो जल तरंग आप ग्लास में बना सकते हैं। ग्लास ले लीजिए और इस ग्लास में आप किसी में थोड़ा सा पानी रखिए, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और फिर क्या करिए, एक तरफ से आप एक डंडी ले लीजिए
और उसको इन ग्लास में छूते हुए जो है आपके चारों तरफ बजाइए तो आप देखेंगे, या इसको आप ऐसे करते जाइए तो आप देखेंगे जैसे जैसे ग्लास आप चेंज होता है साउंड चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी का कंटेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे पानी का कंटेंट कम है, लेकिन जैसे जैसे आप गए पानी का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। तो एक साथ अगर आप ऐसे करके ऐसे इसको लेकर के चले जाएंगे तो आप देखेंगे आवाज अपने आप क्या है, ऐसे छू करके ऐसे छूते चले जाएंगे इस स्प्रिंग से, तो आप देखेंगे आवाज जो है चेंज होती चली जाएगी। तो ये क्या है? ये जल तरंग है, जल में उठने वाली तरंग, तो वाटर वेव्स जो होंगी, तो ये जो है आपके जल तरंग हो जाती है, जिसको हम लोग देखते हैं कि आपके जो ग्लास है, ग्लास के अंदर जो तरंग उठ रही है, तो वो जो है आपके जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी हम चेंज करेंगे वैसे वैसे साउंड जो है अपने आप बदलती जाती है। तो ये साउंड का जो चेंज होना है वो जो है एक तरह से आप कह सकते हैं ये जल तरंग हो जाता है। अब देखिए साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का जो साउंड हम लोग निकालते हैं वो कैसे क्रिएट होता है? ये होता है वॉइस बॉक्स से। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए अगर छू करके देखिए तो यहाँ पे हड्डी है जो हार्ड होती है, ये तो ये एक तरह से दो हड्डी के बीच में स्पेस होता है गहरा सा, ये वोकल कॉर्ड होता है या वॉइस बॉक्स जिसको कहा जाता है। इसी को बायोलॉजिकल टर्म्स में लैरिंग्स कहते हैं। ये लैरिंग्स होती है और इसको कभी जब आप बोलिए और इसको पकड़ करके देखिए तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। पकड़ करके अगर लगातार आप बोलेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। तो होता क्या है कि जब हम लोग हवा लेते हैं या कोई भी चीज बोलते हैं तो इसके अंदर जो हवा फंसी होती है, तो ये देखिए इस तरह का ये होता है। तो जो हड्डी होती है, ये जो हड्डी होती है यही आगे पीछे होती है, इसके अंदर हवा जाती है। तो इसके अंदर जो है आपकी हवा जाती है और इसी के बीच में जो है पूरा बॉक्स होता है ये, जहां पे हवा जा करके आपके वाइब्रेट करती है। और यही वाइब्रेशन क्या करता है? यही साउंड क्रिएट करता है जो हम लोग बोल रहे हैं। तो साउंड का जो क्रिएशन है वो कैसे हो रहा है? वोकल कॉर्ड से। तो ये लैरिंग्स कहलाता है। और विंड पाइप, जो हवा जिससे हम लोग जो है सांस लेते हैं उसको विंड पाइप कहते हैं। तो ये विंड पाइप जो सांस से की नली से जाता है, तो जैसे मुंह से हम लोग सांस लेते हैं या नाक से भी कनेक्टेड रहता है ये। तो ये जो है आपके जब विंड पाइप से हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड का मतलब होता है जहां पर आपके आवाज जो है आपके क्रिएट होती है। तो कॉर्ड एक्चुअल में कहा जाता है स्ट्रिंग को। तो वोकल कॉर्ड कैसे होता है? ये जो दो पतले जो है आपकी झिल्ली है, ये क्या होते हैं? इसी को वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो इस वॉइस बॉक्स में, जो वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर जो हवा होती है, तो ये इन दोनों जो आपके एक तरह से वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड को हिलाती है, वाइब्रेट करती है, और इसके वाइब्रेशन करने से हमारी आवाज निकलती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे कोई भी दो पतले कागज ले लीजिए और कागज ले करके, जैसे मान लीजिए दो शीट ले लीजिए कागज की और ले करके इसमें हम एयर को ब्लो करें तो आप देखेंगे एक साउंड क्रिएट होगी। आप इसे बजाएंगे, हमसे नहीं बज रहा है लेकिन आप बजा लेंगे। दो पतले पेपर लीजिएगा, ये बहुत मोटे पेपर हैं, पतले पेपर लीजिए, तो दो पतले पेपर लेकर के इसको खींच लीजिए, ये जो है इसको खींच लीजिएगा और खींच करके इसको बजाइए। ये देखिए थोड़ी सी आवाज निकली। तो इस तरह से, या फिर पेपर को इस तरह से बना लें, ये जो है आपके बना करके आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये वोकल कॉर्ड होता है, फंसी होती है। जैसे इस बच्चे ने बनाया है और ये इस तरह की बनेगी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बना करके, देख रहे हैं आवाज, ऐसे साउंड जो क्रिएट हो रही है, यही सेम चीज होता है यहां हम लोग के कॉर्ड में। तो ये जो दो आपके स्ट्रिंग देख रहे हैं आप, या जो पेपर की आपने दो पत्तियां ली हैं, वो दो पत्तियां क्या है? ये वोकल कॉर्ड है, ये कॉर्ड है जो कि वाइब्रेट करता है। तो जिस तरह से ये पेपर वाइब्रेट कर रहा है और हवा निकाल रहा है, जिस तरह से ये दो पेज के बीच में हवा जा रही है और ये वाइब्रेट कर रहा है और हवा और आवाज निकल रही है, देख रहे हैं? तो इसके अंदर
तो ये आवाज जो निकल रही है ये कैसे निकल रही है, ये ड्यू टू वाइब्रेशन, इसके वाइब्रेशन होने से, तो ये वाइब्रेट कर रहा है इसलिए जो है आपके आवाज निकल रही। सेम इसी तरह से हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से जो कहां होता है, ये वॉइस बॉक्स में होता है। तो वॉइस बॉक्स जो आप पकड़ रहे हैं हड्डी नुमा होता है गहरा सा, तो उसके अंदर जो है आपके झिल्ली टाइप का होता है वोकल कॉर्ड। तो वो कॉर्ड जो होता है वो आपके वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से आपके आवाज निकलती है। और इसका एकदम सिंपल ये कैसे काम करता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम पेपर को बजा रहे हैं, तो पेपर आप बजाएंगे ये बिल्कुल इसी तरह से उसमें साउंड क्रिएट होती है। अब देखिए साउंड को जो है आपके चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम के मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स। मीडियम क्या है, जैसे एयर, एयर एक मीडियम है, तो अगर एयर ना हो तो आवाज होगी ही नहीं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि जो भी आपके साउंड है, जैसे हम लोग कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि हाँ वो सारी चीजें कैसे जो है क्रिएट करने या किस प्रकार से जो है आपके मीडियम चाहिए। तो मीडियम जैसे मान लीजिए एयर हो सकता है। एयर में ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सेलफोन है किसी जो है ग्लास के अंदर खड़ा कर दिया है, उसमें कुछ पानी है कुछ खाली है, और अगर मान लीजिए कि आपने जो है अपने फ्रेंड से कहा कि तुम फोन करो इस पे, जब फोन करेगा तो इसकी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सुनाई पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे पानी ना डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका सेलफोन खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि सपोज करिए खाली ग्लास है, खाली ग्लास में आपने सेलफोन डाल दिया, तो आप इसमें अभी आवाज है। लेकिन अगर हम इसको बंद कर देंगे तो बंद करने से क्या हो गया, एयर ट्रैप्ड हो गई, जो पार्टिकल्स है वो अंदर के अंदर ही रहा। अगर हमने इसको बंद कर दिया और फिर आपने कहा कि फोन करो, तो फोन करने पर या कोई भी चीज बोलने पर क्या इसकी साउंड बाहर आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। आपने हाथ रख दिया उस पे, ग्लास पे, जब ग्लास पे हाथ रख दिया तो अंदर सेलफोन बोल तो रहा है, अंदर आवाज क्रिएट तो हो रही है, लेकिन बाहर हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारे कान तक पार्टिकल्स आ ही नहीं रहे हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर ही वाइब्रेट कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आपके साउंड नहीं होती। या अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप घंटी है जो बेल बजाने वाली होती है, उसको किसी पानी के उसमें डाल दीजिए, बाल्टी में अंदर डाल दीजिए और कान लगा करके ऊपर से सुनिए, तो जब आप अंदर बजाएंगे तो आप देखेंगे धीमी धीमी आवाज ऊपर तक आएगी। तो क्या है, इसके मतलब एयर में जो आवाज थी वो आपके डिफरेंट थी, वो एयर के पार्टिकल से आ रही थी। अब जो अंदर आप घंटी बजा रहे हैं वो भी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन ये आवाज किसके थ्रू आ रहा है, वाटर पार्टिकल्स की वजह से। तो वाटर पार्टिकल्स वाइब्रेट करके लेकर के आवाज को ऊपर ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कानों तक ये आवाज साउंड जो है आपके पहुंच रही है। तो यहां पर जो साउंड क्रिएट होगी वो ऊपर तक आएगी किसके थ्रू, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके थ्रू। तो वाटर पार्टिकल्स वाइब्रेट होकर के ऊपर तक वॉइस को ला रहे हैं। तो इसका मतलब कि अंदर अगर हम घंटी बजाएंगे तो ऊपर हमें ये सारी चीजें क्या होंगी, सुनाई पड़ेंगी। तो ये सब सुनाई पड़ता है, तो इसके मतलब अगर मीडियम है तो वॉइस जो है आपके ट्रांसफर होगी। इसके मतलब एक जगह से दूसरी जगह साउंड जाएगी। तो साउंड ट्रैवल करती है थ्रू मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं, तो मीडियम क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कोई सॉलिड हो सकता है। सॉलिड के थ्रू भी जाती है आवाज। तो ये जो है हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड के मतलब प्रोपगेट करने का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो साउंड जो आगे बढ़ती है उसको एक मीडियम की जरूरत होती है, और इसीलिए आपके एक तरह से साउंड क्रिएट होगी। एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। फिर देखिए और भी आप एग्जांपल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए जैसे कोई एक जो है स्ट्रिंग ले लिया आपने, मतलब एक स्टिक ले लिया, या कोई मेटल का जो है आपकी वायर ले लिया, और इस मेटल के वायर को एक व्यक्ति ने कान में लगा दिया। दूसरा व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, इसके ऊपर क्या करेगा, स्क्रैचिंग करेगा। इसके मतलब उसको मेटल पर जब आप स्क्रैच करते हैं तो ची ची की आवाज होती है। तो आप देखें कि ये ची ची की आवाज जो यहां पर ये स्क्रैच कर रहा है वो उसको सुनाई पड़ेगी। कैसे जा रही है, वो इस मेटल के थ्रू जा रही है। या अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को, बच्चे जो है फोन खुद से बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ग्लास एक ग्लास ले लिया और पुराना ग्लास है, बेकार ग्लास है, तो उसमें एक छेद कर दिया, छेद करके उसमें तार बांध लिया। तो तार जो हम लोग ने बांधा, तो तार से जो है अब एक आदमी जो है अपने कान में लगाया ऐसे करके, और दूसरा आदमी उसमें बोल रहा है।
तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रिंग के द्वारा इस आदमी तक पहुंचेगी, तो मुंह में लगा रहेगा, तो उसको धीरे धीरे करके आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी। बहुत क्लियर आवाज नहीं होगी, लेकिन सुनाई पड़ेगा कि हाँ सामने कोई बोल रहा है। ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब आप जो है मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद से। तो इस तरह से आप ले लीजिए, या दो मान लीजिए कैन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके कोल्ड ड्रिंक्स के कैन आते हैं, तो वो कैन ले लीजिए, कैन में छेद कर दीजिए, छेद करके आपने तार बांध दिया और एक कैन में बोलिए, एक आदमी बोले और दूसरे कैन जो है कान में लगा करके आदमी सुन सकता है। तो ये आप एक खिलौना हो गया जो कि टेलीफोन की तरह वर्क कर रहा है। फिर देखिए साउंड किसी जो है आपके टेबल के थ्रू भी जा सकती है। टेबल में भी वुड का भी है, वुड का भी होता है, मेटल का भी होता है। मेटल का है तो और अच्छे से सुनाई पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बच्चे ने कान रख दिया, एक बच्चा कान रख ले यहाँ पे, और दूसरा बच्चा जो है इसको स्क्रैच करे, तो उसको जो है आपके मान लीजिए कि मेटल का है, तो मेटल में लोहे का है, मान लीजिए लोहे का एक ने कान रख दिया, दूसरे ने क्या किया, स्क्रैच करा, तो आपको यहां से यहां तक साउंड सुनाई पड़ रही है। जैसे पहले क्या हुआ करता था, पहले के दिनों में जैसे नॉर्मली जो है आपके टेलीफोन्स नहीं थे और कम्युनिकेशन नहीं था, तो ट्रेन जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती थी तो दूसरे स्टेशन को पता ही नहीं होता था कब आएगी। तो नॉर्मली क्या होता था कि लोग क्या करते थे, पटरियों पे कान रख करके सुनते थे, और पटरियों पे कान रख करके जब सुनते हैं तो काफी दूर अगर ट्रेन है तो भी उसकी आवाज पटरियों पर आती है, खटखट 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 खटखट, अगर ट्रेन आ रही है तो वो इतनी दूर है लेकिन फिर भी आ रही कैसे, मेटल के थ्रू। तो जो पटरी है, पटरी मेटल की है, मेटल के थ्रू उसकी आवाज आती है। तो ट्रेन कहीं दूर है और कान अगर हम पटरी पर रख दें तो आपके आवाज आती है अगर कोई ट्रेन आ रही है तो पहले लोग क्या करते थे, इसी तरह से देखा जाता था। पहले जो है आपके स्टेशन पर लोग लगाए जाते थे, पटरी पे कान रखे रहते थे, पता लगा अच्छा ट्रेन आ रही है, वाइब्रेशन शुरू हो गया, आके फौरन खड़े हो जाते थे, लोगों को बता देते थे आप रास्ते से हट जाइए, तो अब ट्रेन आने वाली है। तो इस तरह से हुआ करता था, पहले लोग इस तरह से डिटेक्ट करते थे, क्योंकि और कोई साधन था नहीं, टेलीफोन था नहीं, टेलीफोन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कैसे करें। यही सब जो है आपके तरीके अपनाए जाते थे, जिससे ये पता चलता था कि हाँ साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड रहता है। अब देखिए आप बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। जैसे कैन ले लीजिए, एक कैन लेकर के ऊपर झिल्ली लगा लीजिए। झिल्ली किस चीज की, जैसे बलून है, बलून फट जाता है, हम लोग अक्सर देखते हैं, तो अक्सर हम लोग बलून ऊपर जो है आपके लगा लेते हैं और उसको बजाने लगते हैं या खींचते हैं तो अपने आप बजता है। तो आपने देखा होगा हम लोग बजाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक कैन लिया, कैन का जो खाली वाला हिस्सा है या दोनों तरफ खाली है, तो एक तरफ आपने क्या किया, एक तरफ उसमें जो बलून फटता है या फूट जाता है तो उसको हम लोग जो है उस पर चढ़ा लेते हैं, तो उसको चढ़ा लेते हैं और इस तरह से ये आपके जो है बजता है। तो अब उस पर देखिए कैसे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आपके साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कैसे देखेंगे। जैसे ये बलून है, बलून के ऊपर कुछ पार्टिकल्स जैसे गेहूं है या चावल है, उसे कुछ दाने डाल दीजिए और दाने डालने के बाद नीचे से बोलिए। जब नीचे से बोलेंगे तो आप देखेंगे ये दाने उछलेंगे उसी के ऊपर, तो उसके ऊपर अपने आप उछलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपने लगाया है बलून, बलून का जो सरफेस है वो वाइब्रेट कर रहा है नीचे से बोलने पे। जब नीचे से आप बोलेंगे तो आप देखेंगे ऊपर का वो वाइब्रेट करेगा और इसके ऊपर रखा हुआ जो छोटे पार्टिकल्स हैं, चाहे आपने चावल रखा है या फिर जो है गेहूं रखा है या कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे हैं, तो वो क्या है, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो नीचे से बोलने से जो आपके आवाज जाएगी वो झिल्ली को वाइब्रेट कराती है और वाइब्रेशन से जो है आपके ये पार्टिकल्स जो है आपके एक तरह से ऊपर नीचे होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों का कान काम करता है। तो कान भी इसी तरह से हम लोग को सुनाई कैसे पड़ता है, तो इसी तरह से बिल्कुल यही आपके कंडीशन है कान की भी। कान भी इसी तरह से सुनाई पड़ता है। कैसे सुनाई पड़ता है? देखिए हम लोग का जो ईयर है ये सामने से दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर एक होल है और वो होल बहुत अंदर तक जाता है, अंदर तक जाएगा तब जाके इनर ईयर होता है। और इनर ईयर और बाहर के ईयर के बीच में एक झिल्ली होती है और जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम होता है। तो ईयर ड्रम जैसे मान लीजिए एकदम उसी तरह से होता है जैसे तबले के ऊपर झिल्ली बजे। तबले पे अब जाएंगे तो वो झिल्ली हिलेगी और आवाज जो है क्रिएट होगी।
वही चीज हमारे कान में होती है। तो इनर ईयर ये है और आउटर ईयर ये है, जहां से हम लोग बोलते हैं। इन दोनों के बीच में ये ईयर ड्रम होता है, झिल्ली होती है। तो जब हम कोई चीज बोलते हैं तो ये ईयर ड्रम पर जाता है, और ईयर ड्रम पर जब जाता है तो ये क्या करता है, ईयर ड्रम हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और इस वाइब्रेशन से ये आपके अंदर तक, माइंड तक जो है कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही यहां वाइब्रेशन होता है, फौरन ये सारी चीज माइंड में कैच हो जाती है, और ये कनेक्टेड होता है माइंड से। तो जैसे ही ये वाइब्रेशन ज्यादा होता है, ये माइंड से कनेक्ट होता है, और माइंड फिर परसीव करता है, कैच करता है कि हाँ क्या चीज बोली जा रही है। तो हम लोग जो सुन रहे हैं वो कैसे सुन रहे हैं, अपने दिमाग से। जैसे एक आदमी का सेंस काम करता रहता है, पागल नहीं है वो, तो आप देखते हैं हर चीज अच्छे से समझता है। लेकिन एक पागल आदमी जिसका सेंस खो गया है, वो अगर इन आवाजों को सुने तो वो बहुत अच्छे से नहीं सुन पाता या हर चीज नहीं समझ पाता। वजह क्या होती है, उसके पास माइंड में जा तो रहा है लेकिन उसका सेंस काम नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ बात पर ध्यान दे रहा है, कुछ बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेनली क्या है कि जो ईयर ड्रम होता है ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसीलिए मना किया जाता है कि अंदर कभी कोई चीज से खोदना नहीं चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि आपके तीली ले लिया या कुछ ले लिया, बड्स ले लिया, बड्स अंदर डाल करके खोद रहे हैं। वजह यह है, जैसे फॉर एग्जांपल तबला है, तबले में एक छेद अगर हो जाए तो क्या तबला बजेगा, झिल्ली वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। तबले में अगर छेद हो गया, ढोलक में छेद हो गया, तो ढोलक में अगर छेद हो गया तो वाइब्रेट करेगा, नहीं कर पाएगा। उसी तरह आपका ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम में अगर किसी वजह से छेद हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो वाइब्रेशन करना बंद कर देगा। इसी को क्या करते हैं, हियरिंग इंपेयरिंग। तो इंपेयरिंग हो जाती है हियरिंग में। इंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, आदमी बहरा होने लगता है, इंपेयर्ड हो जाता है। तो बहरा आदमी क्यों होता है, उसको आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि चाहे जितनी जोर से बोला जाए ईयर ड्रम वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, और जब वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो अंदर माइंड में आवाज पहुंच ही नहीं रही है कि हाँ क्या बोला जा रहा है आपके, तो अंदर एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो जब तक आपका ईयर ड्रम नहीं काम करेगा तब तक जो है आपके सुनाई नहीं पड़ता। तो हम लोगों के जो ईयर्स हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे किसी कैन के ऊपर एक लगी हुई झिल्ली, और इस झिल्ली में अगर आप छेद कर देंगे तो आप देखेंगे जैसे रबर, जो आपने बलून का जो आपने सरफेस लिया है उस बलून में छेद कर दीजिए और आप तब बोलिए, तब आप देखेंगे कि वाइब्रेट नहीं करेगा वो, क्योंकि उसमें छेद हो गया। वही सेम चीज होता है हमारे कान में। हम लोग जैसे मान लीजिए कि सुन पाते हैं, क्यों, ईयर ड्रम जब तक हमारा सही रहता है। आदमी जो बहरा हो जाता है, जिसको कम सुनाई पड़ता है या बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता, क्यों होता है, जब ये ईयर ड्रम उसका खराब हो जाता है, वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा, और वाइब्रेशन खत्म होने से फिर आपके साउंड नहीं सुनाई पड़ती और माइंड नहीं कैच कर पाता कि आपसे को क्या बोला जा रहा है। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं उसको पहले समझ लें, जैसे ऑडिबिलिटी एंड इनऑडिबिलिटी, इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऑडिबल का मतलब होता है जो सुना जा सके, ऐसे साउंड जो सुना जा सके। इनऑडिबल जो सुना न जा सके। तो हम लोग क्या सारी आवाजें सुन रहे थे, सारी फ्रीक्वेंसी की, नहीं, हम लोग की एक रेंज है सुनने की। तो उसी तरह से जैसे ह्यूमन बींग्स की एक रेंज है, वैसे ही क्या है आपके छोटे जो है, छोटे बड़े जितने भी जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सब की अलग अलग रेंज होती है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कौन सी आवाज सुन पाते हैं, तो जैसे हमने कहा कि हम लोग जो आवाज सुन पाते हैं तो वो आपके एक तरह से जो क्लियर आवाज जिसमें हर एक चीज समझ में आए, वो कम से कम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होनी चाहिए। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो होती है ये हमारी ऑडिबिलिटी रेंज होती है। इसके बीच में जो आवाज होगी वो हम ह्यूमन बींग्स को सुनाई पड़ेगी। तो अब यहां पर क्या है कि 20 हर्ट्ज से पहले वाली आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, 20 हर्ट्ज के बाद वाली, 20 किलो हर्ट्ज के बाद वाली आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, और किलो 1000 को प्रदर्शित करता है, इसलिए 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं इसको। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज आप सुन सकते हैं, या बिलो 20 किलो हर्ट्ज की आवाज आप सुन सकते हैं। ये रेंज है किसकी, ऑडिबिलिटी रेंज, सुनाई पड़ने की रेंज। और इनऑडिबल साउंड कब हो जाता है, जब 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। जैसे 20 हर्ट्ज से कम आवाज अगर हम कहें, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा, कभी वॉच करिए, कभी जैसे मान लीजिए कि चींटियां हैं, चींटियां चलती हैं, तो अक्सर आप देखते हैं चींटियां आ रही हैं,
दो चिड़िया थोड़ी देर रुकी, आपस में उन लोगों ने बात किया कि हाँ फलानी जगह खाना है, फलानी जगह पानी है, एक दूसरे को कम्युनिकेट किया, उसके बाद फिर दोनों चली गई अपने अपने रास्ते। तो दोनों ने आके बातें की, वो लोग अब उन बातों को सुन रहे हैं, तो क्या हम उन बात को सुन रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम की बात कर रही हैं। जो आपके मक्खी मच्छर हैं आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आवाजें 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, वो भी बात करते हैं, वो भी बोलते हैं, सारी चीजें हैं, वो अपने लैंग्वेज में बोलते होंगे, लेकिन वो हमें नहीं सुनाई पड़ता। वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है 20 हर्ट्ज से कम की आवाज है वो, और हमारे ऑडिबिलिटी रेंज से बाहर है। ये ऑडिबिलिटी रेंज है हमारी। और कुछ ऐसी आवाजें होती है जो कि इससे बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा जब त्योहार हम लोगों के यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे होली है, आपके इवन जैसे दिवाली है, या फिर जैसे मान लीजिए ईद है, तो आपने देखा होगा चौराहों पर खूब लाउड स्पीकर एकदम रहता है, खूब ढेर सारे लाउड स्पीकर लगे होते हैं, स्पीकर से एकदम भरे होते हैं। और कभी उस स्पीकर के सामने से गुजर जाइए तो आपको थोड़ी देर के लिए आपका कान शून्य हो जाता है, इतनी आवाज होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो सुनाई नहीं पड़ता है कि हाँ क्या बोला जा रहा है। जो गाना बज रहा होगा दूर आप रहेंगे तो आपको पता रहेगा, जैसा थोड़ी देर के लिए उसके सामने चले जाइए, जब आप उसके सामने जाएंगे आप देखेंगे आपको सुनना बंद हो गया, सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आवाज इससे ऊपर जा रही है। तो इसलिए कुछ देर के लिए कान आपका सुन्न हो जाएगा, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, इससे ऊपर की आवाज जा रही है। और ये आवाज अगर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है उतनी ज्यादा हार्मफुल होती है आपके ईयर ड्रम के लिए। ईयर ड्रम फट भी सकता है और आप बहरे भी हो सकते हैं इतनी ज्यादा आवाज से। अक्सर आपने देखा होगा काफी देर तक, मान लीजिए कि आपने ईयरफोन लगा रखा है या हेडफोन लगा रखा है, तो जब आप ईयरफोन या हेडफोन लगा करके आप गाने सुन रहे हैं, 2-3 घंटे से लगातार सुन रहे हैं, ईयरफोन लगा हुआ है, तो आपका जो साउंड है सुनने का वो बहुत ऊंचा हो गया, तो आप धीमी आवाज नहीं सुन पाते। जब आप उसको ईयरफोन को निकाल के रखेंगे या हेडफोन को निकाल के रखेंगे, आपसे नॉर्मल आदमी बात करेगा तो आपको लगेगा अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है। या कभी फोन रिसीव करिए, ईयरफोन लगा करके फोन रिसीव करिए, आराम से आप बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज जा रही है। लेकिन जब ईयरफोन निकाल दिया तो कभी कभी उसमें साउंड आती ही नहीं। हम लोग फोन जो है आप कान पे लगाए हुए हैं तो हमें लग रहा है कि बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही है। क्यों? क्योंकि उस साउंड को हम लोग को सुनने के आदी नहीं रहे, क्योंकि हमें हाई पिच पे, हाई लाउडनेस वाली साउंड जो है हम लोगों को सुनाई पड़ रही है, जो अगर हम डायरेक्ट जो है आपके ईयरफोन लगाए हुए हैं। इसलिए डेंजरस होता है ईयरफोन, बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, ना हेडफोन ना ईयरफोन। काम करिए, काम करके निकाल करके रख देना चाहिए। अब देखिए 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की, जैसे उल्लू है, चमगादड़ है। चमगादड़ को देखा है आप? चमगादड़ जो होता है उसकी आंख नहीं होती, और उसके आंख जो होती है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसको दिखाई नहीं पड़ता, आंख से काम नहीं लेता वो। तो उल्लू जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ कैसे आवाज जो है निकालता है आवाज, वो 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज निकालता है, इसलिए हम लोग के कान तक पहुंचती ही नहीं है। लेकिन वो इतनी तेज आवाज निकालता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी जो है आपके एक तरह से शहर में जब ये आ जाते हैं तो ये सब बहुत परेशान हो जाते हैं। वजह यह है क्योंकि जगह जगह पे आपके दीवारें मिलती हैं, कभी इस दीवार से टकरा गए, कभी किसी दीवार से टकरा गए, वो साउंड क्रिएट करते हैं, और वही साउंड जो दीवार से टकरा करके उनके कान तक आती है, बस समझ जाते हैं कि हाँ सामने कुछ जो है आपके ऑब्स्ट्रक्शन है, फौरन अपनी जो है डायरेक्शन मोड़ देते हैं। जैसे ही डायरेक्शन मोड़ा फिर आवाज पूरे टाइम निकलती रहती है उनसे। तो ये जो साउंड है जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसे कहा जाता है सोनिक साउंड। सोनिक साउंड। और इससे कम अगर आवाज आ रही 20 हर्ट्ज से कम तो इंफ्रासोनिक। इनको इंफ्रासोनिक, इंफ्रा मतलब अंदर, इंफ्रासोनिक। सोनिक कौन सी आवाज है? जो हम लोग सुन रहे हैं, उसके अंदर की आवाज इंफ्रासोनिक हो गई, इसके बाहर की आवाज अल्ट्रासोनिक हो गई। अल्ट्रा मतलब क्या होता है? बाहर। तो ऑडिबिलिटी रेंज के अंदर की आवाज इंफ्रासोनिक हो गई, तो इंफ्रासोनिक साउंड कह रहे हैं हम लोग। और
ऑडिबिलिटी रेंज से बाहर की आवाज अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। तो इसका मतलब बैट अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं जो हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ता, लेकिन इतनी तेज आवाज निकालते हैं कि वो दीवारों से टकरा टकरा के उनके कान तक आती रहती है। उनको पता रहता है कि हाँ सामने कुछ है, इसलिए फौरन मुड़ जाएंगे। इस तरह से वो चमगादड़ उड़ते हैं। तो चमगादड़ अपनी आंख का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी आंख से दिखता नहीं है, वो साउंड से देखने की कोशिश करते हैं कि सामने कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसलिए जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है वो इस तरह से, अल्ट्रासोनिक साउंड जैसे मान लीजिए जेट वेट से भी निकलती है, जो प्लेन्स होते हैं ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं, तो उनसे भी जो है अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकलती हैं। तो ये जो है आपके सोनिक साउंड जो होती है, ये हमारी ऑडिबिलिटी रेंज है जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं या 20,000 जो है आपके हर्ट्ज भी कहा जा सकता है, जो कि हम लोगों की ऑडिबिलिटी रेंज है। ऑडिबिलिटी रेंज मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए सुनने की आवाज, इसके बीच में अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो इसी फ्रीक्वेंसी की आवाज हम लोग सुन सकते हैं। इससे कम फ्रीक्वेंसी और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज हम लोग नहीं सुन सकते। अब देखिए नॉइस और म्यूजिक या साउंड जिसको हम लोग कहते हैं, नॉइज अगर हम कह रहे हैं तो साउंड कह रहे हैं, तो क्या फर्क है या किस तरह से? साउंड किसी भी तरह का हो सकता है, म्यूजिकल भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी निकला हो सकता है। और साउंड नॉर्मली जो है पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। साउंड क्या है? पॉजिटिव सेंस में, जब ऐसा साउंड जो हमें परेशान ना करे। लेकिन ऐसा साउंड जो कि अनप्लेजेंट है, अनप्लेजेंट साउंड जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं नॉइज, जिसको हम लोग सुनना पसंद नहीं करते। जब आवाज ऐसी होने लगती है, भागते, जब चिल्लाहट होने लगती है, जिसको चिल्लाहट कहते हैं, नॉइज, वो आवाजें क्या कोई सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता, उसे अनप्लेजेंट साउंड कहते हैं। तो ऐसे अनप्लेजेंट साउंड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं नॉइज। तो नॉइज और साउंड में फर्क है। साउंड आपका कुछ भी हो सकता है, जो हम लोग बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का साउंड हो सकता है, किसी भी जो है मेटल से निकली हुई आवाज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो साउंड हो सकता है। लेकिन वो साउंड अगर अनप्लेजेंट है तो हम उसको नॉइज बोलते हैं, फिर हम साउंड नहीं कहते। तो अनप्लेजेंट, जैसे मान लीजिए कि आपकी ट्रैफिक की आवाज है, तो ट्रैफिक की आवाज में ट्रैफिक साउंड नहीं कहेंगे, ट्रैफिक नॉइज, वहां पे नॉइज वर्ड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गलत सेंस में हम लोग ले रहे हैं। नॉइज जो है आपके नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है। नॉइज का मतलब वो साउंड जो हम लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे, वो क्या है? वो आपके एक तरह से नॉइज हो जाती है। और नॉइज पॉल्यूशन इसीलिए कहा जाता है, साउंड पॉल्यूशन नहीं कहा जाता। नॉइज पॉल्यूशन हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है, जैसे आवाज, चीखना, चिल्लाना, तो कभी आप देखिए ओवर क्राउडेड सिटी में अगर जाएंगे तो ट्रैफिक की आवाज है, लोगों के चलने की, चीखने की, चिल्लाने की, वो सब क्या है? नॉइज पॉल्यूशन है। और नॉइज पॉल्यूशन बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है। मान लीजिए आपका घर है, सुकून की जगह नहीं है, आसपास कहीं पे ऐसी जगह है जहां पे कमर्शियल एरिया है, जहां पे 24 घंटा कुछ ना कुछ जो है गाड़ियां आती रहती हैं, सायरन बोलता रहता है, हॉर्न बजते रहते हैं, तो आप क्या सो पाते हैं रात में? नहीं, आप नहीं सो पाएंगे। तो आपकी जो है सो नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं और इससे फिर और बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन अगर हम कहें तो नॉइज पॉल्यूशन हमें बहुत हार्म पहुंचाता है। तो व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? तो पहली चीज तो ये कि हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, नेचर। वजह ये होता है कि बार बार ज्यादा आवाज सुनते 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 हम लोग खुद से जोर से बोलना शुरू कर देते हैं, सामने वाले की आवाज क्लियर नहीं सुन पाते हैं। दूसरी चीज, एक तो नॉइज ज्यादा होने से आपको नींद नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी चीज होती है नींद। नींद नहीं आ रही है, इसके मतलब कि अगर आपकी पूरी नींद नहीं हुई है तो आप जो है एक तरह से अनरेस्ट रहेंगे, अनरेस्टनेस रहेगी आपके अंदर। आपके अंदर जो है एक तरह से कहा जाए कि वर्क करने की एफिशिएंसी कम होगी। फिर जैसे जिसको हम लोग कहते हैं टेंशन बढ़ता है, तो टेंशन बढ़ने से आपके शुगर और ब्लड प्रेशर होता है, तो शुगर और ब्लड प्रेशर इसी से होगा। तो एक तरह से ये सब क्या है? ये नॉइज पॉल्यूशन जहां होता है वहां पर लोग इस तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो है बीमारियां जो होती हैं वो कैसे लग रही हैं? वो डायरेक्ट वे में नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। नॉइज से आप सो नहीं पाए, और सो नहीं पाए तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो गई। तो इसलिए जो है आपके इस तरह से हम लोगों का नॉइज जो है आपके पोल्यूशन करता है। और नॉइज अगर पोल्यूशन होती है तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है।
अब देखिए मेजर्स क्या लेने चाहिए, मेजर्स मतलब हमें कौन से एहतियात करना चाहिए कि कैसे हम नॉइज पोल्यूशन को जो है आपके एक तरह से लिमिट कर सकें, रोक सकें। तो अब जो नॉइज पोल्यूशन है उसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिटी है, वहां पर जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीजें कहीं पर भी बन रही हैं, तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे रेसिडेंशियल एरिया जहां पे लोग रहते हैं वहां पे कोई फैक्ट्री ना डेवलप हो, वहां पे कमर्शियल काम कोई ना हो। तो इसीलिए कमर्शियल काम कभी भी रेसिडेंशियल प्लेसेस पे नहीं होते। तो कमर्शियल जितने भी काम होते हैं, कमर्शियल मतलब बिजनेस वाले जितने काम होते हैं वो सब आउटर रीजन में होते हैं। मार्केट होती है अलग, उस मार्केट में आप जाते हैं, तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो उस जगह पे आप देखते हैं कि कितनी शोर शराबा होता है, और वहां पे कोई रह सकता है या कोई सो सकता है या कोई जो है आपके पीसफुल काम कर सकता है? नहीं। आप जब अपने घर आते हैं, जब मार्केट से घर आते हैं, तो आप देखते हैं कितना सुकून हो गया। क्यों? घर में क्या है, उतनी नॉइज नहीं है। तो कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, मेजर्स कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि जो सिटी है वहां पर जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट कुछ इस तरह से करें कि रेसिडेंशियल एरिया अलग रखें, कमर्शियल एरिया अलग रखें, कमर्शलाइज्ड एरिया। फिर जैसे मान लीजिए कि कुछ हम लोगों के हाथ में भी होता है, अक्सर जैसे मान लीजिए हम लोग के त्योहार होते हैं, मतलब हमने क्या कर दिया, रोज जो है आपके 3 दिन त्योहार चला, 3 दिन हमने लाउड स्पीकर लगा दिया, जोर जोर से जो है चिल्लाहट हो रही है, नॉइज हो रही है, और लाउड स्पीकर से भाई 4 लोग जो है एंटरटेन हो रहे हैं और 10 लोग जो है उससे जो है हार्म कर रहे हैं। इस तरह की चीजें प्रिवेंशन होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए पूरी तरह से, कि अगर आपको एंजॉय करना है तो अपने घर में एंजॉय करें। जैसे घरों में आपने डीजे लगा दिया, अब आप अपने घर में तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन पड़ोसी को जो है आप परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो इन सब चीजों पे अगर कोई आवाज आपके घर की बाहर आ गई तो आप पर चलान हो जाता है, फौरन वहां पुलिस आ जाती है और फौरन जो है चलान कट जाता है आपके। इवन टेलीविजन की आवाज अगर इतनी जोर से है कि अगर किसी आपके पड़ोसी ने सुन ली और पड़ोसी ने फोन कर दिया तो आपके ऊपर जो है हजारों डॉलर का चालान होता है, ये आपके हो जाता है। तो आपके घर के टीवी की आवाज बाहर नहीं आ सकती। तो ये क्या है, नॉइस पॉल्यूशन को जो है रोकने की ये सारी चीजें होती हैं। तो कुछ चीजें होती हैं हमारे अवेयरनेस के लिए, हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ चीजें जो है आपके कंपल्शन भी होना चाहिए, सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे होने चाहिए कि गवर्नमेंट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि हाँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। त्योहार है तो 4 दिन लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर बजाइए, परमिशन लीजिए, इस जो है आपके साउंड से ज्यादा नहीं लगेगा, इतनी आवाज से ज्यादा नहीं लगेगा, इतने एरिया से ज्यादा आप नहीं लगाएंगे और इतने समय से ज्यादा नहीं लगाएंगे। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और किए जाते हैं। तो ये सब किस लिए किया जाता है? नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये हम लोगों का टॉपिक हो जाता है नॉइस से रिलेटेड या साउंड से रिलेटेड।